क्या आपका बैंक सेफ है? बैंकों का डूबना मतलब डिपॉजिटर्स का टूटना। जब बैंक्स पे मोराटोरियम यानी फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो विड्रॉल्स लिमिट कम कर दी जाती हैं और आगे के डिसबर्समेंट रोक दिए जाते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक के फेल हो जाने के बाद में आप में से कई दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें ये सारी जानकारी दूं कि किसी भी बैंक को फेल होने से पहले कैसे पहचाना जा सकता है, और इसीलिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि क्यों बैंक फेल होते हैं और क्या ऐसे बैंकों को डूबने से पहले पहचाना जा सकता है। जी हाँ, ये सब मुमकिन है और ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में आगे, पॉइंट बाय पॉइंट विद 8 स्पेसिफिक इंडिकेटर्स। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक, जिससे आपको इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट मिस ना कर दें। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी इकोनॉमी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त जय पंचोली। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको 8 पैरामीटर्स बताऊंगा जिनके बेसिस पे बैंक की पोजीशंस को समझा जा सकता है और जिनको जानने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि कहीं आपका बैंक डूबने की कगार पे तो नहीं है। जब भी बैंक ट्रबल में होता है तो उसके इन वार्निंग सिग्नल्स को पहचानिए। पहला है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। यस बैंक, फिर पीएमसी बैंक और अब लक्ष्मी विलास बैंक। दूसरे इंडिकेटर्स के अलावा इन सब में एक बात बहुत कॉमन थी कि इन बैंकों की कैपिटलाइजेशन के बारे में लगातार न्यूज में खबरें आ रही थी। लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि लक्ष्मी विलास बैंक फेल क्यों हो गया और उसके क्रिटिकल इंडिकेटर्स क्या थे। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दिया है। टिपिकली बैंक के फेल होने पर आरबीआई दखल देता है जिससे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, और इसीलिए आरबीआई किसी स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ ऐसे फेल्ड बैंक को मर्ज कर देता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ये बताता है कि बैंक की कैपिटल उसके रिस्क वेटेड एसेट्स और लायबिलिटीज का कितना परसेंटेज है। यानी जब कभी कोई सडन मार्केट क्राइसिस हो जाए तो क्या बैंक अपनी लायबिलिटीज या अपनी देनदारियों को चुकाने में सक्षम है। तो लक्ष्मी विलास बैंक में आपने देखा कि उसकी कैपिटल एडिक्वेसी बहुत नीचे आ गई थी, बहुत गिर गई थी और उसको अपने डिपॉजिटर्स को वापस देने के लिए पैसे भी कम पड़ रहे थे। तो बैंकों के लिए उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो प्रॉपर बेंचमार्क पे होना बहुत जरूरी है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए 9% पे है बेंचमार्क और पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए यह बेंचमार्क 12% पे रखा है। हाई कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब होता है कि बैंक के पास में सफिशिएंट कैपिटल है, और लो कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब होता है कि बैंक की नेटवर्थ, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन कमजोर होती जा रही है। ये वैसे ही है जैसे कि मार्कशीट में आप किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स लेके आए हैं तो इसका मतलब है कि आपको उस सब्जेक्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा है आपका ग्रॉस एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो लोन्स होते हैं जिनकी ईएमआई या इंटरेस्ट लगातार 3 महीने से नहीं आ रही है। ग्रॉस एनपीए रेशो ये बताता है कि बैंक के टोटल डिसबर्स लोन में से कितने लोन्स में पैसा वापस आने की संभावना नहीं है। हाई एनपीए का मतलब ये बताता है कि बैंक जो लोन दे चुका है या जो बैंक की जो टोटल लोन बुक है उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। इसका जनरल मतलब यह है कि या तो कस्टमर सिलेक्शन गलत हुआ है या लोन देते टाइम बैंक ने लोन पे प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं किया है। थर्ड इंडिकेटर है नेट एनपीए। कुछ लोन जिनमें पैसा आने की उम्मीद ना के बराबर होती है वहां बैंक कुछ प्रोविजनिंग कर देता है और इसी प्रोविजनिंग के बाहर जो लोन रह जाते हैं वो नेट एनपीए कहलाते हैं। यानी कल को ऐसे लोन जब भी खराब होंगे तो बैंक के नेट प्रॉफिट पे सीधा नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे। फोर्थ है प्रोविजन कवरेज रेशो। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है। जनरली एनपीए के लिए प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेपरेट कर दिया जाता है, सेट असाइड कर दिया जाता है, यानी उसके लिए एक प्रोविजन कर दिया जाता है। कितने लोन्स इस प्रोविजन में कवर होते हैं उसे ही प्रोविजन कवरेज बोलते हैं। यानी कि अगर सपोज करो आपका नेट एनपीए 100 रुपए है और उसके लिए अगर 80 रुपए का प्रोविजन कर दिया गया है तो आपका जो प्रोविजन कवरेज रेशो है वो 80 माना जाएगा। तो जितना ज्यादा आपका प्रोविजन कवरेज रेशो होगा उतना ही बैंक के लिए अच्छा होगा, यानी कि वो बैंक थोड़ा सा रोबस्ट है, उसके रेशोज बेटर हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है कासा रेशो। ये रेशो ये बताता है कि बैंक के सारे डिपॉजिट्स में करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स का क्या प्रोपोर्शन है। बैंक के कम कासा रेशो ये आइडिया देते हैं
कि बैंक ज़्यादा कॉस्ट वाले डिपॉजिट्स हैंडल कर रहा है और उसका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो ज़्यादा है। तो अगर आप देखेंगे तो सेविंग अकाउंट के अंदर आपको 3 से 4% का रेट मिलता है और करंट अकाउंट में जनरली आपको कोई रेट नहीं मिलता है। तो बैंक अगर ये ना रखे, अगर एफडी वगैरह ज़्यादा एक्सेप्ट करे तो एफडी में तो आपका 6, 7, 8% तक इंटरेस्ट जाता है, तो वो बैंक के लिए कॉस्टली पड़ता है, यानी कस्टमर को वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। तो इसीलिए जिस बैंक का कासा रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा। तो 6 नंबर का रेशो है क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। तो ये रेशो आपको ये बताता है कि बैंक के टोटल डिपॉजिट में से कितना पैसा आगे बैंक ने लोन पे दिया। हाई सीडीआर या हाई क्रेडिट डिपॉजिट का मतलब है कि कैपिटल एडिक्वेसी इशू है, कि आपने जितना आपके पास पैसा नहीं आ रहा है उससे ज़्यादा तो आप लोन देके बैठे हो, या आपका प्रोजेक्शन जो है अप्रोप्रिएट नहीं है कि आपने पिछले डिपॉजिट्स के बेसिस पे लोन तो ज़्यादा दे दिए लेकिन पता लगा आने वाले टाइम में आपके पास में लिक्विडिटी है ही नहीं या उतना पैसा ही नहीं आ रहा है, और उस सिनेरियो में अगर आपका एनपीए भी बढ़ता जाता है तो आपकी एसेट और लायबिलिटी मिसमैच हो सकती है। नेक्स्ट रेशो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो बैंकों ने जो भी इंटरेस्ट लोन्स पे अर्न किया है और जो इंटरेस्ट उसने एफडी सेविंग अकाउंट वगैरह पे दिया है उसी के डिफरेंस को नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये दर्शाता है कि बैंक की अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं और लो इंटरेस्ट मार्जिन बताता है कि बैंक की अर्निंग कम है। और अगर लो इंटरेस्ट मार्जिन के साथ में हाई एनपीए का कॉम्बिनेशन होता है तो वो तो वर्स्ट कॉम्बिनेशन है बैंक के लिए। इसके बाद देखते हैं हम जो लास्ट इंडिकेटर है वो है रिटर्न ऑन एसेट्स। तो किसी भी बैंक के एसेट्स कितने प्रॉफिटेबल हैं वो रिटर्न ऑफ एसेट्स से पता लगता है। लो रिटर्न ऑफ एसेट्स का मतलब होता है कि बैंक ने अपने एसेट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज ही नहीं किया है या उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज ही नहीं कर रहा है, जिससे उसको इनकम प्रॉपर नहीं हो रही है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारे इंडिकेटर समझ में आए होंगे और साथ ही उन पैरामीटर पे कौन सा बैंक कहां स्टैंड करता है वो भी क्लियर हुआ होगा। बैंक के रेशोज हर क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद चेंज होते हैं और हर बैंक अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करता है, इसीलिए क्वार्टर्स में एक बार अपने बैंक के इंडिकेटर्स उसकी वेबसाइट पर जाके जरूर देखें। तो दोस्तों आशा करता हूं ये सारे 8 इंडिकेटर्स आपको समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं वो 8 क्रूशियल इंडिकेटर्स को समझने के लिए। जैसे एक समझदार इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट एक ही इंस्ट्रूमेंट में ना रखे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में रखता है, म्यूचुअल फंड में भी रखता है, शेयर्स में भी रखता है, गोल्ड में भी रखता है, एफडी में भी रखता है, उसी तरह से बैंक अकाउंट भी एक बैंक में ना रख के कम से कम 2 या उससे ज्यादा बैंकों में रखना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कर दें, जिससे वो भी इस एजुकेटिव वीडियो का फायदा जरूर उठा सकें। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।